फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत सारी प्रीवियस ईयर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? देखिए, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पहले तो पर्यावरण परि प्लस आवरण, इसका अगर हम संधि विकसित करते हैं तो परिधन आवरण होता है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों तरफ है, सामूहिक रूप से इसे पर्यावरण ही कहते हैं। ये हुआ पर्यावरण का मतलब। अब पूछा है ये किससे बनता है? पहला ऑप्शन जीवी घटक, भू आकृतिक घटक, अजैविक घटक, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अब इसमें देखिए, मैं क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करा रही हूँ कि आपके एक क्वेश्चन में ही 3-4 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, बिल्कुल आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पर्यावरण होता है इसको हम दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब प्राकृतिक में भी एक होता है जैविक और दूसरा है अजैविक, जहाँ पे लिखा है। तो जैविक कौन से होते हैं? जैविक घटक में आते हैं सजीव प्राणियों का संसार, जैसे जंतु एवं पादप। और अजैविक या इसी को अजीवी घटक कहते हैं, इनमें निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप, ये सब जो फैक्टर हैं ये अजैविक घटक में आते हैं। और मानव निर्मित में क्या होते हैं? जैसे इमारत, उद्योग, सड़क, पुल, ये सब जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये आपको समझ में आ गया, जीवी अजीवी घटक, भू आकृतिक, मानव निर्मित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो है, ये आप सभी जानते हैं, 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखिए, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? कौन सा है वो? इसका है सही ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन। धारणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है? धारणी विकास, विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान जो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम की आवश्यकताएं हैं, इनके साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आज हम प्राकृतिक संसाधनों का ऐसे यूज़ मिसयूज़ करें कि वो आगे चलकर भावी पीढ़ियों के लिए दिक्कत क्रिएट करे। तो ये हो गया धारणी विकास। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? धारणी विकास का उद्देश्य है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंध करना है। और ये जो इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए, इनको 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 17 लक्ष्य इसके निर्धारित किए गए थे। तो ये हो गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास के लिए आवश्यक है। इसमें देखिए, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक हैं कि जैविक विविधता भी हो और प्रदूषण को भी कंट्रोल किया जाए और निर्धनता को। तो ये इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस चीज़ पे? वायुमंडल में नमी पर। मैं खाली राइट आंसर को ही पढ़ रही हूँ क्योंकि पूरे ऑप्शन पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है, किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? ये है नाइट्रोजन की। ठीक है, ये हो गया इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, किस चीज़ का प्रतिशत है? देखिए, मिलते जुलते ही क्वेश्चन है, पिछला भी और अभी का भी। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, किसका है? नाइट्रोजन का। कितना है? 78% है। ठीक है, तो ये हो गया 78%। और सबसे कम है
मीथेन का 0.00017%। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे ये है ऑक्सीजन का, ये है 20%। ठीक, ये हो गया 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो नोबेल गैस की बात कर रहा है। नोबेल गैस को ही इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो इनमें कौन कौन सी होती हैं, इनर्ट गैस कौन सी होती हैं, ये जो आवर्त सारणी, जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, उसमें शून्य वर्ग के तत्व हैं। कौन कौन से हैं, इनमें है हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr और जेनॉन Xe और रेडॉन Rn। ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं और ये क्या होते हैं, ये जीरो ग्रुप के होने के कारण ये इनएक्टिव होते हैं। तो रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है रेडॉन। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु एक क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या विद्युत अपघट्य है। तो वायु क्या है, ये एक मिश्रण है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है। अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि ये जो और फैक्टर दिए हैं ये क्या होते हैं। तत्व क्या होता है, वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ये जो सिंगल एलिमेंट हैं ये तत्व होते हैं। ठीक है, और यौगिक, दूसरा ऑप्शन देखिए, यौगिक दिया हुआ है। यौगिक वो शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे जल, इसमें जल का क्या होता है, H2O, इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो इसमें जो जल का प्रत्येक अणु है यह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना है। आप देख लीजिए H2 और O है ना। तो ये हो गया यौगिक। और मिश्रण क्या आता है, मिश्रण, मिक्सचर, वो अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। और इसका एग्जाम्पल वायु, वायु एक मिश्रण है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट, अगला ऑप्शन है देखिए, विद्युत अपघट्य, ये क्या होते हैं, ये एक ऐसी क्रिया है, ये एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा अगर करंट प्रवाहित की जाती है तो उसके रासायनिक बंधों को, केमिकल जो बॉन्ड्स होते हैं उनको, वो टूट जाते हैं। तो ये हो गया विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl है और अगर इसमें करंट अगर इस सॉल्यूशन में प्रवाहित की जाएगी तो ये Na+Cl- ऐसे डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है वायुमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगे। तो नीरी, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहा गया। ये कब और कहाँ स्थापित हुआ, तो इसका सेकेंड ऑप्शन देखिए, 1958 में ये नागपुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। ये है नैरोबी। ठीक है, तो ये हो गया इसका मुख्यालय। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कब, 2010 में। ठीक है, अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में NGT एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा कौन सा काम किया जाता है, इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। तो ये हो गया नेशनल
ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये हुआ था 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका एक नाम है छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, NGT का फुल फॉर्म पूछा है, ये आपको पता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसमें से सही ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये है सी ऑप्शन, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? स्थिर पारिस्थितिक तंत्र पूछ रहा है, ये है सागरी महासागर, ए ऑप्शन, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? 1935 में A.G. टांसले। कई बार इनका नाम भी पूछ लिया जाता है कि इसकी संकल्पना किसने दी थी, तो आपको याद रखना है A.G. टांसले ने दी थी। ये तो हो गया स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र। और यदि कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि ये 71% क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हो गया जलीय, ठीक है, सबसे बड़ा, और सबसे स्थिर तो सागरी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? तो इसका सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, एक पर्वतारोही को अपने साथ लगाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पर्वतारोही जो कि पर्वतों पे चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? वो लेके जाते हैं ऑक्सीजन किट, ठीक। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, किसके बीच है? ये है जीव और वातावरण, ठीक है। तो पारिस्थितिकी का जो संबंध होता है वो जीव और वातावरण के बीच होता है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही ऑप्शन है टांसले ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है हरे पौधे, ठीक है। अब उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक हरे पौधे इसलिए कहा गया है क्योंकि पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जैसे कोई भी हरी साग सब्जियां या कुछ भी पौधे ऐसे होते हैं, तो उनको या तो हम पका के खाते हैं या कुछ चीज़ें कच्ची भी खाई जाती हैं। तो यही कहा गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए हरे पौधों को उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, ठीक है। और इन पे जो जीवधारी हैं वो डिपेंड करते हैं। तो ये हो गए उत्पादक। फिर इसी तरह से आगे क्रम बढ़ता जाता है कि प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये एक फूड चेन बनती चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है। फूड चेन में मानव है, मानव क्या है? अब फूड चेन होती क्या है? फूड चेन विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि पहले प्रोड्यूसर होंगे जैसे हरे पौधे, फिर प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स इनको बोलते हैं उपभोक्ता को, और वो प्रोड्यूसर हुए उत्पादक। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी। तो इस तरह से ये फूड चेन बनती जाती है। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ये एक दिवसीय होता है। तो इसमें खाद्य श्रृंखला में मानव के बारे में पूछ रहा है, तो ये इसका जो सही ऑप्शन है ये है प्राथमिक तथा द्वितीयक, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी
और ये उपभोक्ता होंगे। ठीक है, अगला देखिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मरुस्थल में? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। तो जो मरुस्थल में उगते हैं उनको कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, इसके नाम से आप याद रखिएगा, ज़ीरोफाइट्स मतलब शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे। ठीक है, मतलब वहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है, तो ये हो गए ज़ीरोफाइट्स। अब मीजोफाइट्स क्या होते हैं? ये मीजोफाइट्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी की मतलब जो आर्द्रता होती है उसकी औसत मात्रा ही रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे सामान्य वर्षा और ताप इन पौधों के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स। देखिए हमने मीजोफाइट्स पढ़ लिया, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स जलीय पर्यावरण में रहने वाले पौधे होते हैं, मतलब इनके सब तरफ चारों तरफ जलीय वातावरण होगा। और ज़ीरोफाइट्स आप जान चुके हैं, जहाँ वर्षा कम होगी, जैसे नागफनी का पौधा, तो ये मरुद्भिद ज़ीरोफाइट्स है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है तो वहाँ नागफनी के पौधे पाए जाते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स में ये होते हैं लवणोद्भिद पौधे, उच्च लवण युक्त वाले जल में जो पैदा होते हैं, ये होते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, तो आपने इस तरह से चारों टर्म्स को जान लिया। इसमें से कैसे भी क्वेश्चन बने तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो पूछ रहा है पिरामिड जो है 2 प्रकार से बनते हैं, मतलब अगर स्थलीय वातावरण में बनेगा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का, तो वो सीधा बनता है, और जो उल्टा पारिस्थितिक तंत्र में जो पिरामिड बनता है, जो उल्टा बनता है, वो बनता है तालाब में। ठीक है, तो इसका ये सही ऑप्शन हुआ कि तालाब में बनता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतने ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को अब यहीं पर रोक देते हैं। अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ ला के दूँगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और पूरे जो है कंटेंट जो भी है, सब टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में ईवीएस के तो टॉपिक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्राइमरी लेवल का हो और सेकेंडरी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ईवीएस से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।